इकाई 3 आंगिक भाषा और संप्रेषण। प्रश्न नंबर 1, आंगिक संप्रेषण किसे कहते हैं? उत्तर, वाक ध्वनियों मुंह से निकलने वाली से बनी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं वे संप्रेषण कहलाती है। इस भाषा को जब लिखने में प्रयोग किया जाता है तो ये लिखित संप्रेषण कहलाती है, और जब हम इसे बोलते हैं तो ये मौखिक या उच्चारित संप्रेषण कहलाती है। लेकिन संप्रेषण के केवल यही दो रूप ही नहीं हैं। कभी कभी हम कुछ भी बोलें या लिखे बगैर संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, जैसे आंखों का इशारा या हाथ से संकेत देना। इस प्रकार की भाषा आंगिक संप्रेषण कहलाती है, अर्थात शरीर के अंगों की मदद से संप्रेषण करना। प्रश्न नंबर 2, आंगिक संप्रेषण के कितने रूप हैं? उत्तर, आंगिक संप्रेषण के मुख्यतः दो रूप हैं। पहला गुप्त भाषा, दूसरा संकेत भाषा। गुप्त भाषा, इस भाषा का प्रयोग समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग ही करते हैं, जैसे चोर आपसी संप्रेषण के लिए सामान्य शब्दों के विशिष्ट अर्थ बना लेते हैं। उदाहरण, तीली का अर्थ पुलिसकर्मी। व्यापारी हाथ के संकेत से बेचने का दाम कम या ज़्यादा करने का विचार विमर्श कर लेते हैं। दूसरा, संकेत भाषा, इसे अंग्रेजी में साइन लैंग्वेज कहते हैं। इस भाषा में संकेत के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है। जहाज़ पर लगे झंडे को दूर से देखकर संकेत ग्रहण किया जाता है। मूक और बधिर लोग भी संकेत भाषा के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। प्रश्न नंबर 3, हाव भाव किसे कहते हैं? उत्तर, हाव भाव शरीर के अंगों द्वारा की जाने वाली वे चेष्टाएं हैं जो मुंह से निकलने वाले शब्दों के साथ सह संप्रेषण का कार्य करती हैं। जैसे हम प्राय नहीं बोलते समय अपना सिर भी हिलाते हैं, इसी प्रकार के कुछ सामान्य हाव भाव निम्नलिखित हैं। पहला, जाने के लिए कहना, हाथ से दूर जाने का इशारा करना। दूसरा, तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, खड़े हाथ को आगे पीछे करके संकेत देना। तीसरा, ठीक है, सिर को ऊपर नीचे उठाना। चौथा, सलाम करना, हाथ को सिर तक उठाना। हाव भाव हमारी भाषा में से इतना जुड़े हैं कि हमारी भाषा का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। हम खुद भी नहीं जान पाते और बातचीत करते समय ये हाव भाव अपने आप प्रकट होने लगते हैं। टेलीफोन पर बात करते समय बात करने वाला व्यक्ति अपने हाथ को हिलाता है, जबकि उसे देखने वाला व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं है। प्रश्न नंबर 4, हाव भाव के प्रकार यानी कार्य क्या हैं? उत्तर, हाव भाव सह संप्रेषण का कार्य करते हैं। ये मौखिक भाषा के साथ साथ चलते हैं। इन्हें हम बचपन से ही अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं। इसके मुख्य कार्य यानी फंक्शन इस प्रकार हैं। पहला, ये हमारे संदेश को पुष्टि प्रदान करते हैं, जैसे मारूंगा कहकर मुक्का दिखाना। इससे हमारे संप्रेषण को बल मिलता है। दूसरा, कभी कभी किसी कारण से जब हम मौखिक भाषा का प्रयोग कम करते हैं तो हमारे हाव भाव संकेत का कार्य करते हैं। तीसरा, हमारे हाव भाव हमारी भावनाओं को जाहिर करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे छाती पीटना दुख को व्यक्त करने का चिन्ह है। चौथा, इनकी मदद से कही गई बात को अच्छी तरह से समझने में मदद मिलती है। पांचवा, हाव भाव के द्वारा हम ये भी जान लेते हैं कि व्यक्ति क्या कहने वाला है, जैसे सामने वाला व्यक्ति यदि हिचकिचाहट महसूस कर रहा है तो हम जान लेते हैं कि वह कुछ मांगने वाला है। प्रश्न नंबर 5, आंगिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब हम मन के भावों को शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं तो हमारा शरीर भी उन भावों को प्रकट करने में हमारी मदद करता है। जैसे गुस्से में बात करते समय हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरे की मांसपेशियां तन जाती हैं। कभी कभी गुस्से की स्थिति में शरीर में कंपन होने लगता है और मुट्ठियां भिज जाती हैं। मुंह से बोली गई भाषा के साथ शरीर के इस तालमेल को आंगिक भाषा कहते हैं। आंगिक भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। पहला, शारीरिक प्रतिक्रियाएं और दूसरा, शरीर की रासायनिकी। प्रश्न नंबर 6, आंगिक भाषा और हाव भाव में क्या अंतर है? उत्तर, आंगिक भाषा और हाव भाव दोनों ही शारीरिक चेष्टाएं हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति में अंतर है। हाव भाव हमारी इच्छा पर निर्भर करते हैं, यानी अगर हम ना चाहें तो अपने हाव भाव प्रकट ना करें। जैसे बात करते समय हाथों को हिलाएं डुलाए बगैर भी बात की जा सकती है। दूसरी ओर आंगिक भाषा अपने आप अपना रूप ग्रहण कर लेती है। हम चाहकर भी इसे प्रकट होने से रोक नहीं सकते हैं, जैसे गुस्सा आने पर आंखों का लाल होना या शरीर में कंपन होना।